नमस्कार दर्शकों, वर्तमान परिस्थिति में हमारा प्रदेश और इंदौर कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। हर तरफ हम देख रहे हैं कई पॉजिटिव केसेस हैं, हर जगह हर गली में पॉजिटिव केसेस हैं। ऐसी विकट परिस्थिति या विषम परिस्थिति में हमारे डॉक्टर्स या फ्रंटलाइन वर्कर्स 24 घंटे बिना थके बिना रुके अपनी ड्यूटी करने में और हम सबको ठीक करने में लगे हुए हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही फ्रंटलाइन वर्कर डॉक्टर दीपक परमार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। तो डॉक्टर दीपक जो है ये पिछले एमडी मेडिसिन है और पिछले 8 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इंदौर में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके इस डेडिकेशन को भी हम प्रणाम करते हैं कि आप इतने डेडिकेशन से इस विषम परिस्थिति में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी RT-PCR टेस्ट कराने के बाद कोरोना पॉजिटिव आता है, तो जब वो पॉजिटिव आता है तो एक बड़ा भ्रम बना हुआ है कि कैसे हम कब होम आइसोलेशन में रहें या हम घर पे रह के ठीक हो सकते हैं या हमें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। कभी कभी कुछ केसेस में बड़ी देर हुई है। तो सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि क्या हमें होम आइसोलेशन में क्या सिम्टम होते हैं जो हम घर या हॉस्पिटल को चूज करें। अभिषेक जी, RT-PCR टेस्ट एक कोरोना को डायग्नोसिस करने का टेस्ट है। ये हमेशा सही नहीं होता। एक बात जानना बहुत जरूरी है कि केवल 60 से 70% मरीजों में ही ये पॉजिटिव आएगा, बाकी 30 से 40% में ये नेगेटिव हो सकता है। पर नेगेटिव बात यह है कि हो सकता है वो 30 से 40% मरीज कोरोना के मरीज होंगे, बट रिपोर्ट उनमें नेगेटिव आ गई। इसलिए RT-PCR टेस्ट का कभी वेट नहीं करना है। हमें अगर इस महामारी के समय में, जब आज हर घर में पेशेंट मिल रहे हैं, आज हर किसी को कोरोना के क्या सिम्टम्स हैं ये मालूम है। अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के टच में आए हैं, आप किसी कोरोना संक्रमित का ध्यान रख रहे हैं, आपको स्वयं ही समझ जाना चाहिए कि हाँ, शायद ये कोरोना की शुरुआत हो गई है और हमें अब अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। जहां तक कि आपने बात करी क्या माइल्ड सिम्टम्स हैं, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, कब भर्ती होना है। कोरोना के शुरुआती या जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो ये हैं: हल्का बुखार आना, सर्दी होना, जुकाम होना, नोज ब्लॉक होना, सूखी खांसी आना, हाथ पैरों में तेज दर्द होना। ये शुरुआती लक्षण होते हैं। अभी की गाइडलाइंस में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज में हम 2 चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या है। आप लोगों ने देखा होगा ये जो पल्स ऑक्सीमीटर इंस्ट्रूमेंट है, हम इसके उपयोग से ये देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना है। जिन भी लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से ऊपर है वो माइल्ड कैटेगरी की डिजीज में आएंगे। जिनका रेस्पिरेटरी रेट या जो 1 मिनट में जितनी बार वो सांस लेते हैं वो 22 या 20 से कम है तो वो माइल्ड डिजीज में आएंगे। मॉडरेट डिजीज में वो लोग हैं जो कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93 या 94 से कम हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा जा रहा है। सीवियर डिजीज में वो लोग आ जाएंगे जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से और नीचे चला जाता है या उनका रेस्पिरेटरी रेट है वो 30 टाइम्स से बढ़ गया है 1 मिनट में। मॉडरेट या सीवियर लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, IV ड्रग्स की जरूरत रहेगी। ये जो सारी चीजें हैं, आप माइल्ड सिम्टम में भी एक बार डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। खुद से इलाज करना कोरोना में गंभीर हो रहा है। ये जो ब्लैक फंगस आप देख रहे हैं अभी, ये भी कहीं ना कहीं खुद से इलाज लेना या स्टेरॉइड जैसी जरूरी दवाओं के गलत डोज के कारण आज दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, आपने ब्लैक फंगस की बात की तो मैं सेकंड उसी पे हम आते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और कभी किसी परिस्थिति में किसी को ब्लैक फंगस की चपेट में अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट की प्रोसीजर है या कैसे खुद को बचाना चाहिए इससे। देखिए, ब्लैक फंगस से डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत रेयर बीमारी है। पर ये जो काली फफूंद या ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस, ये वैसे ही हवा में मौजूद रहती है, सॉइल में मिलती है, मिट्टी में मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसके अंदर मिलेगी। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं या वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उन लोगों को इन्फेक्ट करती है। ये एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। आपने सुना होगा बहुत समय तक HIV जो पेशेंट्स होते थे उनके अंदर फंगल रोग हो जाते थे, इसलिए उन्हें हमेशा मास्क पहनने की सलाह दी जाती थी। या जो ऐसे लोग हैं जिनको कि रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, डायलिसिस हुआ है, लिवर की गंभीर रोग हैं, उन लोगों की जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, उन लोगों में ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर देखें क्या सभी लोग रिस्क में हैं ब्लैक फंगस की? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग हेल्दी हैं, यंग एज पॉपुलेशन है, माइल्ड सिम्टम्स वाले लोग हैं, जिनमें एप्रोप्रिएट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स हुआ है। एप्रोप्रिएट यूज ऑफ स्टेरॉइड्स का मेरा कहना यह है कि 6 मिलीग्राम प्रतिदिन डेक्सामेथासोन से ज्यादा नहीं गया हो, 40 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन नहीं गया हो, ये एप्रोप्रिएट डोजेज है, रिकमेंडेड डोज है। इन लोगों को चांसेस कम रहते हैं। वैसे भी एक ट्रायल हुआ, उसमें यह पाया गया कि स्टेरॉइड जो दवाइयां हैं, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना में देने के लिए, वो 5 से 10 दिन ही देना चाहिए, इससे ज्यादा उसका कोई लाभ नहीं देखा गया। जो पेशेंट ज्यादा रिस्क में है वो पेशेंट हैं जो कि लंबे समय तक वेंटिलेटर पे रहे हैं, आईसीयू में रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत लंबे समय रही है, या 7 दिन बाद भी वायरस शरीर में मौजूद रहा है। नॉर्मली 9 दिन बाद वायरस धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। 9 दिन बाद एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संक्रमित भी नहीं कर पाता। 7 दिन बाद भी वायरस एक्टिव है हमारे शरीर में, ये देखने के लिए बड़ा सिंपल टेस्ट होता है जो आप सीबीसी करते हैं। सीबीसी के अंदर अगर आपको लिम्फोसाइट से एक प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं, अगर वो नॉर्मल से जब भी कम दिख रही हैं, आपको नॉर्मल वैल्यू से कम नजर आ रही हैं, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं अभी भी वायरस हमारे शरीर में एक्टिव है। इस प्रकार के जो लोग हैं उनमें ब्लैक फंगस का खतरा है। ब्लैक फंगस के सिम्टम्स पे बात है। देखिए, ब्लैक फंगस के सिम्टम्स ये है कि एक तरफ की आंख में, ऑर्बिट में तेज पेन होना, स्वेलिंग आना, एक तरफ चेहरे का सेंसेशन कम हो जाएगा, रंग जो स्किन का कलर है वो चेंज हो सकता है, नाक में से खून निकल सकता है, कंफ्यूजन होना और इस प्रकार के होते हैं। ये ब्लैक फंगस अगर शुरुआती दौर में पकड़ लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट आसान है, पर अगर ये बढ़ता जाए तो ये जानलेवा है, बिल्कुल जानलेवा है। कुछ स्टडीज में जहां ये बहुत अंदर तक चला गया, बढ़ गया, वहां तो 40 से 50% तक की मोर्टेलिटी उसमें देखी जाती है। इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके बचाव के लिए जो अपन आपसे पहले बात हुई, जो ध्यान रखना है कि स्टेरॉइड ठीक ठाक डोज में जाए, ओवर यूज ना हो कोई भी दवा, जो हम ऑक्सीजन देते हैं उसके अंदर जो वाटर फिल करते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर हो, जो बेसिक हाइजीन है उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाए, मास्क का प्रयोग करा जाए, क्योंकि ये बीमारी स्पोर्ट्स से फैलती है। स्पोर्ट्स हवा में है, अगर आप मास्क का प्रयोग करेंगे तो ये चीज नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप जा रहे हैं, जब बहुत धूल होती है, ये उड़ रहा है, वहां पर विशेष तौर पे ऐसे मरीजों को मास्क वगैरह लगाकर रखना चाहिए। शुरुआती दौर पे काफी तीखा दर्द ये मतलब पैदा करती है, और इसमें सर्जरी की भी आगे जाके जरूरत पड़ जाती है। आपने देखा होगा पेपर में ऐसा आया कि किसी की आंख निकालनी पड़ी, किसी को ब्रेन की सर्जरी हुई, किसी को नाक की बड़ी सर्जरी हुई। इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचना के जो तरीके हैं वो यही है कि आप पूरा अपना इम्यूनिटी पे ध्यान दें, और लगातार अगर कोई भी सिम्टम शुरुआत होता है, कोई भी नई तकलीफ लगती है, जैसा मैंने बताई आपको, अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और उसका उपचार करवाएं। डॉक्टर साहब, असली हीरो का कंगन कैसे है? क्योंकि हमें मिला है बेशकीमती तोहफा,
जिसकी वजह से हमारी फसल में काफी बढ़त हुई है। मिली एग्रो प्लस से हमारा भरोसेमंद कोरोमंडल लेकर आया है एक खास तकनीक वाला 5 पोषक तत्वों से भरा ग्रोमोर ग्रो प्लस। इसे इस्तेमाल करने से पौधों को मिले अधिक पोषण, जिससे न केवल आपको बम्पर फसल मिले बल्कि मिट्टी भी स्वस्थ और उपजाऊ बने। एक अनमोल तोहफा जो बनाए मिट्टी को सोना और फसल को बेमिसाल। अब हम आते हैं, ये तो हो गई बीमारी की बात। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार का है ये कि हमें वैक्सीनेशन पे ध्यान देना है, वैक्सीन उत्सव हम लोग मना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करना है। लेकिन अभी जहाँ तक जो हम देख रहे हैं अभी समाज में या सोसाइटी में कि वैक्सीन के बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, तो ये थोड़ा अगर आप हमारे दर्शकों को क्लियर करें जिससे वो मोटिवेट हो कि हाँ हमें वैक्सीनेट होना है या मुझे वैक्सीनेशन करवाना है, तो अगर उसके आप पॉजिटिव पॉइंट्स वैक्सीन के बताएं तो हमारे लोग या हमारे दर्शक प्रेरित हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वैक्सीन कर पाएं। देखिए, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। अभी जो भ्रांतियां वैक्सीन को लेके चल रही हैं वो ये कि वैक्सीन के बाद कोरोना हो गया जी, वैक्सीन के बाद लोगों की डेथ हो रही है जी, क्या ब्रेस्ट फीडिंग को वैक्सीन देना है, मेंस्ट्रुएटिंग जो विमेन है उसको वैक्सीन नहीं लेना है, क्या प्रेग्नेंट को वैक्सीन लेना चाहिए, क्या हार्ट के मरीज को वैक्सीन लेना चाहिए, इस तरह की बातें हैं। देखिए, मैं मेरे दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हाँ, कुछ सावधानियां हमें रखनी है। जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाते हैं आपसे वो पूछते ही हैं कि अगर आपको किसी चीज से कोई एलर्जी है, विशेष एलर्जी है, तो आप वो बता दें। अदरवाइज एल्डरली पॉपुलेशन में तो वैक्सीन सबसे बड़ी दवा है। अब तो 18 से 45 के लिए भी वैक्सीन आ चुका है और सबको लगना शुरू हो गए हैं। कुछ जो नई वैक्सीन आ रही है वो 12 से 18 के लिए भी आ रही है। कोवैक्सीन का तो 2 साल से बड़े बच्चों के लिए भी ट्रायल शुरू हो गया है। जो भ्रांतियां हैं, एक भ्रांति जो सबसे बड़ी है कि वैक्सीन लगाया और हमें कोविड हो गया। वो इसलिए हो रहा है कि जब आप वैक्सीन लगाने गए शायद आपने प्रॉपर मास्क उपयोग नहीं किया था, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था, या आप पहले से ही बीमारी से पीड़ित थे। क्योंकि बीमारी पहले ही दिन में सिम्टम नहीं देती, वो 5 से 10 दिन का समय लेती है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, उसके बाद ही सिम्टम आते हैं। तो लोग उसको वैक्सीन से रिलेट कर लेते हैं। अगर आप फेस मास्क प्रॉपर पहने जिसमें कि कोई एयर लीक नहीं रहती हो, प्रॉपर फिटिंग का मास्क हो, आप वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा आया कि वैक्सीन के बाद डेथ हो गई जी। देखिए, वैक्सीन जो है, कोरोना क्या करता है, कोरोना शरीर में खून को गाढ़ा कर देता है, एक हाइपर कोएगुलेबल स्टेट पैदा कर देता है इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स के बाद। उसी प्रकार वैक्सीन भी क्या करेगा, शरीर में थोड़ा सा इंफ्लामेशन पैदा करेगा। तो ऐसे लोग, ये मेरी एक पर्सनल राय है, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट ने ये करना शुरू करा है अभी, कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या ज्यादा रिस्क कैटेगरी वाले लोग बाग हैं, उन लोगों को हम लो डोज एस्प्रिन, खून पतला करने की दवा भी दे देते हैं, एक एंटी इंफ्लामेटरी दवा भी दे देते हैं वैक्सीन के समय, तो वो जो ये साइड इफेक्ट है ऐसे ना हो। ये कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस गाइडलाइन नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स इसका प्रयोग कर रहे हैं। अन्यथा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसके वैक्सीन के बाद कुछ और बीमारी कॉम्प्लिकेशन आएगा। अब जो दूसरी बात है, क्या ब्रेस्ट फीडिंग विमेन को वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं। यूके यूएस में स्टडी हुई, 80,000 प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को स्टडी करी गई, उसमें पाया गया कि ये वैक्सीन पूरी तरह उनमें सेफ है। हमारे यहाँ अभी कुछ स्टडीज ऐसी आई नहीं है, बट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वैक्सीनेशन बिल्कुल अलाउड है। वो जो नवजात बच्चा है उसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, क्योंकि दूध से जो एंटीबॉडीज जाएंगी तो उसकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेंगी। अब जो बात आई प्रेग्नेंट की, प्रेगनेंसी में हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में आप वैक्सीन ना लगवाएं। 28 वीक के बाद वैक्सीन लगवाना सबसे सेफ है। आप अगर ऐसी जगह रहते हैं जो बहुत क्राउडेड है और कोरोना का खतरा है, तो हिंदुस्तान में आज भी हमारे यहाँ 60 से 70% जनता 1 या 2 कमरे में रहती है। हाँ, तो वहां पर हमको वैक्सीन एक अनिवार्यता हो जाएगी ऐसी महिलाओं में।
जहां एक दूसरे से इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब वैक्सीन लगवाना चाहिए क्या? बिल्कुल लगवाना चाहिए। वैक्सीन से कोई मिसकैरेज नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता कि इनफर्टिलिटी हो जाए, या अगर आपने लगवा लिया और आप प्रेग्नेंट हो गए तो बच्चे में कुछ डैमेज हो जाएगा, फीटल डैमेज हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक सवाल और उठता है कि आपने फर्स्ट डोज वैक्सीन का लगवाया, आप प्रेग्नेंट हो गए, अब क्या करना है? तो उसमें आप वैक्सीन का सेकंड डोज 3 महीने बाद लगवा। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को निकल जाने के लिए। दूसरा सर बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से रेज होता है कि ये तो हमने बात की बीमारी की या कोरोना की, इन्फेक्शन की, ये सब चीज़ें अभी राइट नाउ या एट प्रेजेंट हम लॉकडाउन में हैं या हमारी आर्थिक गतिविधियां बंद हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था चलाना भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि देश तभी आगे बढ़ता है क्योंकि हम कहीं भी ठहर नहीं सकते, वी हैव टू मूव। अब मूव करने के लिए हमको अपने सारे प्रतिष्ठान या जितनी सारी चीजें हैं इन सबको खोलना पड़ेगा, भीड़ फिर से आएगी, लोगों को सड़क पे रोड पे काम करने के लिए आना पड़ेगा। तो अगर मुझे एज अ लेमैन मुझे काम करना है, तो अगर मुझे इस भीड़ में काम करने के बाद भी कोरोना से बचना है तो वैक्सीन के अलावा और क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि भीड़ में काम भी करें और हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया भी चलता रहे और हम इन्फेक्टेड भी नहीं हो और बचे रहें। नहीं अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। बिना अर्थव्यवस्था के तो कुछ भी संभव है नहीं। देखिए, आपने पहला जो पॉइंट बोला वैक्सीनेशन का, वो बेहद जरूरी है जी। पहला सिंगल डोज भी वैक्सीनेशन का आपको 70% तक इम्यूनिटी दे देता है महीने भर। और जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है कि कोई भी वैक्सीन अगर 50% भी बचाता है तो वो अप्रूव मान लिया जाता है, अच्छा माना जाता है। देखिए, इन सबसे भी जो ज्यादा जरूरी चीज है वो है मास्क जी। वैक्सीनेशन तो ठीक है, आप करेंगे, करवाना ही है। अभी भी जो सेकंड वेव जो फैली है, मेरा एक पर्सनल मानना है कि उसमें फॉल्टी मास्क, गलत प्रकार के मास्क और उसका गलत यूज ही कारण रहा है। सामान्य तौर पे लोग क्या करते हैं कि लूज फिटिंग का मास्क पहना, उसको निकाल के जेब में रख लिया, फिर उसको वापस रीयूज कर लिया। जी। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये वायरस हवा से फैल रहा है और मास्क एक बैरियर है। तो अगर आप इसको बार बार छुएंगे, टच करेंगे, आप इसको इन्फेक्शन को न्योता दे रहे हैं, इन्फेक्शन को बचा नहीं रहे हैं। तो मेरा पब्लिक से यही अनुरोध रहेगा, आपके प्रिय दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा, एक प्रॉपर फिटिंग का मास्क आप हमेशा यूज करें। इनफैक्ट अगर घर में भी कोई बीमार होता है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो बिल्कुल आप उनको बोल दीजिए कि आप मास्क पहन के रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी जी। दूसरा क्या रहता है, कुछ का कहना है कि भाई मास्क के बाद हमको घबराहट होती है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये चीज जो है आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप चिंता करते हैं, घबराते हैं, आपका रेस्पिरेशन तेज हो जाता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस लेवल और बढ़ेगा, आपके इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल रिलैक्स रहें, शांत रहें, प्रैक्टिस करें, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करें, तो मास्क का उपयोग करें। एक सर एज ए डॉक्टर आप फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, कोरोना के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं आप लोग, तो जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बट दवाई अपना काम करती है, मेडिसिन तो काम करती है, बाकी उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट होता है कि मेंटली आप कितने प्रिपेयर हैं या आप कितने स्ट्रांग हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए। तो आपके हॉस्पिटल में या आप जहाँ पे जो लोग एडमिट हैं, उनको दवाई के अलावा और क्या चीज़ें आप करते हैं जिससे कि उनका मोटिवेशन बना रहे कि हाँ मैं इस बीमारी से लड़ सकता हूँ या मैं बाहर आ सकता हूँ, उसके लिए क्या किया जाता है? कुछ कोई प्रैक्टिसेस हैं तो घर लोग दर्शक हमें देख रहे हैं, वो घर पे भी वो प्रैक्टिस करके और सुधार कर सकते हैं। देखिए, कोरोना की जो सेकंड वेव आई है, ये बहुत डेंजरस है। डेंजरस कैसे है कि एक तो इस बार इसको जो मीडिया कवरेज भी बहुत रहा है, लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर खोलते हैं, उसमें नेगेटिव न्यूज़ है, 3 से 4 पन्ने पे नेगेटिव न्यूज़ चलती है।
तो आज हर किसी के रिलेटिव में कहीं ना कहीं कोई डेथ हुई है या आईसीयू में एडमिट है, डेफिनेटली एक निराशा का वातावरण बन रहा है, बना हुआ है। जब पेशेंट जैसे ही लास्ट टाइम डिटेक्ट होता था तो उसको ये मालूम था कि 90% तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा और मैं खुद से ठीक हो जाऊंगा। इस बार ये हो रहा है कि बहुत सारे मरीजों को ये जो नए स्ट्रेन आए हैं, वायरस म्यूटेट कर गया, बहुत सारे मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, उनको अस्पताल जाना पड़ रहा है। कुछ अधिकतर लोगों को आईसीयू स्टे 10 से 15-15, 20-20 दिन तक आईसीयू स्टे हो रहा है। तो निराशा आदमी को आती है। इसमें फैमिली का रोल सबसे बड़ा है। देखिए, आपको मालूम रहेगा कि आपके माता पिता भाई बहन में इन्फेक्शन हो गया है, उनको 40% लंग इन्फेक्ट हो गया है, 50% हो गया है। आपको लेकिन अपने परिवार के सदस्य को उसका मॉरल बहुत हाई रखना पड़ेगा। जैसे ही उनने होप्स लूज करी, आप देखेंगे कि उनकी स्थिति में भयंकर गिरावट आती है। आईसीयूज में ऐसे भी हमारे मरीज एडमिट हैं आज भी, जिनको कि 80 से 90% लंग इन्फेक्शन हो गया था, उसी दौरान हार्ट अटैक भी आ गया, पर उनके अंदर जिंदगी का जज्बा इतना मजबूत था, जीने की इच्छा इतनी थी कि वो आज काफी हद तक स्वस्थ हो गए। और कई कॉम्प्लिकेशंस, ये तो मैंने उदाहरण दिया आपको, कई कोविड कॉम्प्लिकेशंस को उन्होंने ओवरकम कर लिया। पॉजिटिव टॉक्स बहुत जरूरी है, एक दूसरे का साथ दें, गाइडेंस लेते रहें। अभी एक जो चीज हो रही है अधिकतर परिवारों में कि एक लड़का होता है, वो मम्मी का भी ध्यान रख रहा है, उसके फादर भी एडमिट हो गए हैं और वो बुरी तरह परेशान हो जाता है। ऑक्सीजन के लिए भी दौड़ लगा रहा है, दवाई के लिए दौड़ लगा रहा है। हेल्प ग्रुप आपस में बना लें। परिवार में कोरोना पेशेंट के यहाँ काम डिवाइड कर लेना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि एक ही लड़का है बेचारा जो एडमिट कराने भी जाता है, लेबोरेटरी में टेस्ट भी कराने जा रहा है, खाने की व्यवस्था भी कर रहा है और खुद भी इस दौरान वो बीमार हो जाता है। तो एक वर्क डिवाइड कल्चर कर लें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रखें। दूसरा जो एक चीज आप कर सकते हैं, जो भी उनकी लाइकिंग की चीजें हों, अगर आप वार्ड में एडमिट हैं, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और कई ऐसी अच्छी पुस्तकें आती हैं, उनको आप पढ़ें। डिफिकल्ट होता है ऐसे समय किसी को कहना कि आप और पॉजिटिव हो जाएं, पर कोशिश तो करना पड़ेगी। और जो लोग रह रहे हैं उनमें मिरेकल रिकवरी मिल रही है। दूसरा सर, कोरोना से फाइट करके अगर कोई बाहर आता है या वो ठीक होता है कोरोना से, तो उसके बाद ऐसी फिर वही भ्रांति की बात है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीजें चलती है सर्कल में, किसी भी चीज के बारे में पॉजिटिव कम नेगेटिव चीजें ज्यादा समझ आती है। अब एक नई जो चीजें जो मैं अभी पढ़ रहा था कि कोरोना होने के बाद तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है, मास्क पहनने की क्या जरूरत है, आप इम्यून हो गए। तो ये तरह तरह की बातें हम गूगल से या हर तरह से पढ़ते हैं। तो मैं ये जानना चाहे हमारे दर्शक भी कि कोरोना से ठीक होने के बाद मैं कितने दिन इम्यून हूँ, क्या मुझे मास्क नहीं पहनना है, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है या नहीं है, ये हम जानना चाहेंगे। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आपका कहना है कि क्या कोरोना से री इन्फेक्शन हो सकता है? नहीं, मैं सर एक ये कि मैं कोरोना से ठीक हुआ हूँ जी, जैसा कि मैं पढ़ रहा था जी, कि अब मुझे अब मास्क पहनने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे 100% मास्क पहनने की जरूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की जरूरत है, आपको हैंड वॉश रेगुलर करने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको कोविड हो गया तो वापस नहीं हो सकता। कई मरीजों को लगातार 3-3 बार कोरोना हो गया, अपने शहर के कई मरीज होंगे जिनको ऐसा हुआ है। देखिए, री इन्फेक्शन जब भी होता है तो अधिकतर केसेस में ये नए स्ट्रेन के साथ होता है, नए प्रकार के वायरस के साथ होता है। आज कोविड में अकेला कोविड नहीं है, कोविड ने भी अपना परिवार बढ़ा लिया है। आज साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, ब्राजीलियन वेरिएंट है, यूके वेरिएंट है, कैलिफोर्निया वेरिएंट है, इंडिया में जो डबल म्यूटेंट ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट चल रहा है वो है। तो अगर आप कोई अलग वेरिएंट से इन्फेक्ट होंगे तो आप बिल्कुल आप उसके टच में आए, आपको अगर संक्रमित उसने किया तो आप में बीमारी हो सकती है। 4 से 5% लोगों में ऐसा हो सकता है। जब भी ऐसा होता है तो
अधिकतर देखा गया है माइल्ड इन्फेक्शन होता है जी। डेथ के चांसेस कम होते हैं, मोर्टेलिटी कम होती है, बट डेफिनेटली उसका रिस्क है और उस समय आप ये इन्फेक्शन दूसरों को भी स्प्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा संभव है। स्प्रेड की बात है, एक शब्द है, एक डिक्शन है, सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर, तो व्हाट इज द मीनिंग, क्या मीनिंग है सुपर स्प्रेडर, क्या होता है? सुपर स्प्रेडर वो जिसने कि बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, एक साथ कई लोगों को इन्फेक्शन दे दिया। कोई गैदरिंग होती है, मान लीजिए किसी ने मैरिज फंक्शन कर लिया, 200 लोगों को इनवाइट किया, उसमें 2-3 लोग बीमार थे, उन लोगों ने पूरे 200 लोगों को वायरस दे दिया। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो सुपर स्प्रेडर की श्रेणी में आए। इसीलिए अभी सरकार ने सोशल गैदरिंग पे पाबंदी लगा दी है, मैरिज पे पाबंदी लगा दी है, रिलीजियस गैदरिंग पे पाबंदी लगा दी है, मंदिरों में भी अभी पटबंद है। यही सब तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर दीपक, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई कि हम कोरोना से कैसे बचें, कोरोना होने के बाद किस तरह के प्रिकॉशंस लें और ठीक होने के बाद भी क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग सभी घर में रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, यही कोरोना से बचने का उपाय है। और साथ ही वैक्सीनेशन भी जल्दी से जल्दी जाकर सेंटर पर जाकर लगवाएं। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा शर्मा दूरदर्शन केंद्र से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम खुद को और अपने परिवार को कैसे कोरोना वायरस से सुरक्षित रखा जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण हम खुद से शुरू करते हैं। हम खुद को कैसे कोरोना से सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक चीज़ है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और सफाई में रहें। आप सफाई रखेंगे अपने पास तो आप सुरक्षित रहेंगे। इससे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा और पूरा देश सुरक्षित रहेगा। समय समय पर आप अपने हाथों को साबुन से धोएं। अगर आप बाहर हैं, घर आपके पास साबुन उपलब्ध नहीं है, तो आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उसे 20 सेकेंड तक अपने हाथों पर रख के अनछुआ रहने दें। आपको यह ध्यान रखना है कि आपका मास्क जो है आपके नाक और मुंह को अच्छी तरीके से कवर करके रखें, जिससे कि आपके संक्रमित होने की संभावना कम रहेगी। अब बात आती है कि हम इस वायरस को फैलने से कैसे रोकें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप छींकते हैं तो आप टिश्यू का इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास टिश्यू उपलब्ध नहीं हो उस समय पर, तो आप अपने हाथों को आगे करके अपनी कोहनी की ओर से अपनी छींक रोकें, जिससे कि इसकी संभावना कम होगी कि आप दूसरों को ये संक्रमण दे सकें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। अगर आप किसी भीड़ भाड़ के एरिया में जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें। किसी से आप हाथ न मिलाएं। अगर आप किसी से हेलो हाय करते हैं तो आप नमस्ते कर सकते हैं। लक्षण नजर आने पर आप क्या करें? लक्षण आपको समझ में आ गए हैं कि आपको बुखार है, सूखी खांसी है, तो आपको समझ आ गया है कि आपको कोरोना वायरस हुआ है। इसके अलावा अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लें, टेस्ट करवाएं अपना, और उसके बाद में जो भी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो दवाइयाँ लें। इसी तरीके से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के, सैनिटाइजर का उपयोग करके, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग रखकर अपने परिवार को और खुद को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। Thank you.